हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी यहाँ पे इकॉनमी सेशन चल रही है। काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचा जाता है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होते हैं। देख लीजिए आप लोग, 15 आर्टिकल है इसमें। तो हर एक आर्टिकल अपने आप में ही इतने लेंदी होते हैं इकॉनमी के, और इकॉनमी के हर एक पॉइंट को समझाना पड़ता है। ठीक है, तो कोई नहीं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो है अप टू 3.5 तक कंप्लीट कर लिए। तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इंडस्ट्री रिलेशन कोड में क्या रिपोर्ट है, और जो ऑयल प्राइसेस की जो नेगेटिव में ऑयल प्राइसेस चल गई थी उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। काफ़ी अच्छी आर्टिकल ये, और ये भी बहुत अच्छी आर्टिकल है। WTO की पीस क्लॉज बहुत ही अच्छी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी फैक्ट्स एंड डेटाज देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, प्रीवियस लेसन से कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है। उसके साथ हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि बेसिक है, तो इसके बारे में आप लोग को आंसर बतानी है। फर्स्ट है कि यहाँ पे सोशल एम्प्लॉयमेंट एंड वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ग्लोबल वेज रिपोर्ट और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये आपको बताना है। सेकंड है कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये हर साल आपका लाया जाता है, इशू किया जाता है। तो ये भी आपका किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया जाता है, ये आपको बताना है। थर्ड है कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है ये आपको बतानी कि बढ़ा है कि घटा है 2020 में। अगर बढ़ा है तो कितने से बढ़ा है, कितने परसेंट से बढ़ा है। अगर घटा है तो कितने परसेंट से घटा है, ये आपको बताना है। फोर्थ है कि इंडिया जो है एसोसिएट मेंबर है IEA का, इट मीन्स की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसमें आपको बताना है कि क्या इंडिया इसके मेंबर है कि नहीं है, एसोसिएट मेंबर है कि नहीं है, या फिर इसके मेंबर है, या फिर इसके आप लोग कह सकते हो कि बस ये आपको बताना है कि ये ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में। पहले समझते हैं, कोशिश कीजिए कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होता क्या है। देखिए, ये एक तरीके का बिजनेस होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी आपका एसेंशियल गुड्स या सर्विसेज है, इसको सप्लाई करना, और वो भी डेली ज़रूरी वाली चीज़ें, यानी कि पब्लिक यूटिलिटी, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें जो है, ज़रूरत की सर्विस जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना। तो इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो है एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया, और उसमें डिक्लेयर किया गया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री एज ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, वो भी 6 मंथ के लिए, यानी कि यहाँ पे टिल 21 अक्टूबर। और ये किस कानून के अधीन रह के किया गया? तो ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे जो है ना अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर ला दिया गया है। यानी कि जो बैंकिंग यूटिलिटी है, यहाँ पे आपका एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी यहाँ पे जनरल पब्लिक लोग को ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस एक्ट के, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का यहाँ पे जो सेक्शन 2N है, यहाँ पे गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी इंडस्ट्री को, जो भी यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, तो उसको यहाँ पे वो डिक्लेयर कर सकते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कभी भी यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे 6 मंथ के लिए जो है किसी भी यहाँ पे जो है कोई भी इंडस्ट्री को वो यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसा जो है डिक्लेयर किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, और एक नोटिफिकेशन ही इशू कर देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ये डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आपका इस कानून में फिर संशोधन करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो यहाँ पे पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये अगर ज़रूरी होगा, तब यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसा जो है 6 मंथ के लिए डिक्लेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, यहाँ पे आपका कुछ इंडस्ट्रीज़ को डिफाइन भी किया गया है ऐसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो कौन कौन सी यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है जिसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर डिफाइन भी किया गया है? तो सबसे पहला आप लोग देख लेते हो कि रेलवे सर्विस है। रेलवे सर्विस यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे आपका गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये रेलवे सर्विस जो है ऑब्वियस है कि ये पब्लिक के ही गुड्स के लिए यहाँ पे आपका दिया जाता है। तो इसको यहाँ पे इस इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर रखा गया है। साथ ही कुछ सर्विसेज है जो कि यहाँ पे आपका कोई मेजर पोर्ट या फिर डॉक, जैसे कि आप लोग बंदरगाह वगैरह देखते हो, उसके काम के लिए अगर यहाँ पे कनेक्ट करना है तो कुछ सर्विसेज उसको भी रखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके कुछ सेक्शन आप देखोगे जो कि यहाँ पे काम करती है कि सेफ्टी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और वर्कमैन जो कि एम्प्लॉयड है इसमें और डिपेंडेंट है इस तरीके के इंडस्ट्रीज़ में। पोस्टल हो गया, या फिर आपका टेलीग्राफ हो गया, या फिर टेलीफोन सर्विस है, तो ये सारी आपके आती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर। इंडस्ट्री जो कि यहाँ पे पावर सप्लाई करते हैं, लाइट है, वाटर है, पब्लिक लोग
को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर आती है। और साथ ही पब्लिक यहाँ पे कंजर्वेंसी या फिर पब्लिक सैनिटेशंस भी जो है ये भी आपका आता है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए। अब कैरेक्टरिस्टिक भी देख लीजिए कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। सबसे पहला है कि यहाँ पे आप लोग समझिए कि इंडिस्पेंसिबिलिटी। इट मीन्स कि जो पब्लिक यूटिलिटी है वो यहाँ पे एसेंशियल सर्विस से ही मीट करती है। यानी कि जैसे हम जैसे कॉमन लोग हैं, हमें हर एक दिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि डेली चाहिए। जैसे कि डेली आप लोग सोते हो, डेली आप लोग नहाते हो, डेली आप लोग खाते ही हो। ये सारी चीज़ों के बिना जो है ना आप लोग डेली का जो आपका लाइफ साइकिल है वो आप लोग नहीं कंप्लीट करते हो। तो बेसिक नीड्स होता है, जैसे खाने में भी आप लोग को डेली कुछ ना कुछ जो है डेली चाहिए। जैसे मिल्क डेली चाहिए, या फिर बनाना डेली चाहिए, या फिर आपको राइस, वीट, ये सारी चीज़ें आपको डेली चाहिए। तो यहीं पर आपका जो है ना सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसकी यही है। सेकेंड है कि मोनोपोली पोजिशन है। पब्लिक यूटिलिटी इंटरप्राइजेज आप देखोगे तो यहाँ पे मोनोपोली दिया गया है कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जिसमें कि ये डुप्लीकेशंस को अवॉइड करती है। जैसे कि आप लोग देख लो कि यहाँ पे मान लीजिए कि जो मिल्क है उसको अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर रख दिए कि यहाँ पे ये एसेंशियल है और डे टू डे लाइफ में जो है हर एक लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या होगा कि अगर कोई और भी सर्विस जो है, अगर कोई और भी यहाँ पे कंपनी इस तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये डुप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन को रोकने के लिए जो है ना यहाँ पे आपका इसका मोनोपोली रखा जाता है कि एक ही यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, उसके अंदर जितनी भी इंडस्ट्री आ रही है ना वो सब इसके अंदर जो है लोगों के हित के लिए रखी गई है। लार्ज इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें बहुत बड़े नंबर पे आपका इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे रेलवे अभी आप लोग देख रहे हो कि बंद कर दिया गया है 1 अप्रैल से 12 अगस्त तक। तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों को जिनको ट्रैवल करना हो, जिनको अर्जेंट कहीं जाना हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोग दिक्कत देख सकते हो। तो लार्ज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है रेलवे में। इलेक्ट्रिसिटी में, क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, कुछ देर रह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटा कट कर दिया, 2 दिन तक नहीं दिया तो फिर आपकी क्या होगी, डे टू डे लाइफ जो है कहीं ना कहीं हिट हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे जो आपका सप्लाई है ये सारे सर्विसेज का, इसको रिड्यूस करता है कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि जो सप्लाई का एक्सपेंशन है ना उसको पर यूनिट के हिसाब से जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कम हो सकता है। पब्लिक रेगुलेशन, पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग आप देखोगे तो जनरली ये यहाँ पे स्पेशल लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट में बनाया जाता है उसी के द्वारा यहाँ पे जो है लोगों को जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसका अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। प्राइसिंग पॉलिसी है। प्राइसिंग पॉलिसी इन सारे सर्विसेज का कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको गाइड किया जा रहा है। कुछ जो यहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन है ना वो यहाँ पे अलाउ किया जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि इस तरीके के सर्विस का जो एफिशिएंसी है वो बने रहे और साथ ही साथ इस सर्विस को और ज़्यादा टाइम आने पर इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सके। तो इसलिए यहाँ पे सारी पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं प्राइसिंग की गई है, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट का मार्जिन भी रखा गया है ये सब में। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा कि प्राइसिंग पॉलिसी का है। अब आगे देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री को अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया, तो इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 22(1) आपका यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का है, तो इसमें यहाँ पे आपका प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी पर्सन जो कि यहाँ पे आपका पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एम्प्लॉयड है तो वो यहाँ पे स्ट्राइक में नहीं जा सकते। अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए जो है आप स्ट्राइक पे नहीं बैठ सकते। सबसे पहली बात ये यहाँ पे कानून के अंदर कहा गया है, बिना यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर को नोटिस दिए हुए कि स्ट्राइक करना है, वो भी 6 मंथ के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे 14 डेज जब से यहाँ पे नोटिस दिया गया है, या फिर यहाँ पे आप लोग जो है एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक के पहले जो भी आपका कोई भी नोटिस यहाँ पे इशू किया गया तो उसके आपका जब स्ट्राइक का डेट जब आपका यहाँ पे एक्सपायरी होगा तो उससे पहले आप नहीं कर सकते। इट मीन्स कि स्ट्राइक आप कर ही नहीं सकते चाहे कब भी हो, ये आपका यहाँ पे बात बताया जा रहा है। सिमिलर कंडीशंस जो है ना ये आपका लॉकआउट में भी आपका अप्लाई होता है जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इस तरीके का बैंकिंग इंडस्ट्री को जो है इस तरीके का पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जैसा डिक्लेयर करना, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कस्टमर के प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पे रखा जा रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ना आप लोग लोगों के लिए ना नहीं बोल सकते हो। जैसे बैंकों में आप कभी भी जाओगे तो समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर होते हैं ना वो इतना थक जाते हैं या फिर उनको मन नहीं करता है काम करने का, तो वो जो है ना कह देते हैं कि नहीं लिंक फेल हो गया है, अब काम नहीं होगा, आपका पासबुक प्रिंट नहीं होगा, आपका चेकबुक जो है उससे आपका जो है विड्रॉ नहीं कर पाओगे। इस तरीके का वो काम करते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो सच में वैसा होता है। वो समटाइम्स जो है ना लोगों को टरकाने के लिए भी करते हैं, लोगों को मतलब कि नेगलेक्ट करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो लोग या फिर मन नहीं होता किसी को काम करने का। तो अब ये क्या है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, यानी कि यहाँ पे लोगों के लिए काम करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते कोई भी बैंक एम्प्लॉयर कि लोगों को वो काम नहीं दे सकते। लोगों को काम नहीं दे सकते मतलब कि लोगों को वो सर्विस देने से डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्ड रखा गया है लॉकआउट। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लॉकआउट?
तो लॉकआउट भी आपका डिफाइन किया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपका जो एक्ट है उसके अंदर डिफाइन किया गया है कि टेम्पररी क्लोजिंग, यानी कि कोई भी आपका एम्प्लॉयमेंट का जो जगह है जहाँ पे नौकरी होता है वहाँ पे आपका जो है ना कुछ समय के लिए यहाँ पे बंद कर देना, या फिर जो काम है उसको सस्पेंड कर देना, या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपका जो काम किया जाता है उसको यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देना। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉकआउट के अंदर आती है। अब यहाँ पे स्ट्राइक को भी डिफाइन किया गया है। वैसे कि आप लोग स्ट्राइक समझ रहे हो कि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पसंद है तो आप लोग धरना में बैठ जाओ, यानी कि आप लोग जो है कुछ और काम मत करो, बस यहाँ पे अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए ना किसी भी हद तक चले जाओ। तो इसको यहाँ पे कहते हैं स्ट्राइक। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर कही गई है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो ये एक्चुअली है क्या, क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर है उनके द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया जिसका नाम है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, अगर आप लोग कमेटी नहीं पढ़े हो, पार्लियामेंट की जो है दो तरीके की आपकी कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, दूसरी एडहॉक कमेटी होती है। तो अगर आपने कमेटी नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ही आपकी जो है मैं कमेटी में एक पॉलिटी लेसन ली हूँ, और पॉलिटी लेसन अब आपकी न्यू जो पॉलिटी की बुक है 6th एडिशन उससे मैं यहाँ पे डील कर रही हूँ। तो आप लोग कमेटी भी देख सकते हो, कमेटी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोग कमेटी को समझ जाओगे तो आप लोग पार्लियामेंट में किस तरीके से काम होता है ना वो आप लोग डिटेल में समझ पाओगे। या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके यहाँ पे रख देती हूँ, आप लोग क्लिक करके देख लेना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके के कोड में रखा क्या गया है। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2019 का, जिसको लोकसभा में लास्ट ईयर ही आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कोड में क्या है ना कि सबस्यूम किया गया है जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 की है। तो ये सारे को ना एक प्रोविजन में आपका जो है इसको सबस्यूम किया गया है। इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे आपका डेफिनेशन और ऑथोरिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि ट्रेड डिस्प्यूट में भी यहाँ पे आपका जो है कुछ टर्म्स है जिसको डिफाइन किया गया है, ट्रेड यूनियन के अंदर भी कुछ टर्म्स है जिसको डिफाइन किया गया है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ टर्म है जिसको डिफाइन किया गया है। तो ये 3 तरीके के कानून है, तीनों तरीके में आप मान लो कि यहाँ पे इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है वो तीनों अलग है। तो इससे क्या होता है ना कि मल्टीप्लिसिटी होती है, लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ना एक वैगनेस आपका निकल कर आता है, तो उसको यहाँ पे ख़त्म करना है। ये कोड से क्या होगा ना कि इस तरीके के आपके जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 है, इससे आपका ट्रांसपेरेंसी निकल कर आएगा, अकाउंटेबिलिटी निकल कर आएगा, वो भी यहाँ पे लेबर लॉ के इन्फोर्समेंट में, जिससे क्या होगा कि बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस यहाँ पे आपका आ पाएगा, और इसी के साथ जो है प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ पाएगी। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरप्राइजेज है वो यहाँ पे सेटअप हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका कुछ रिकमेंडेशन भी दिया गया है, उसमें देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक अलग से और एक्सक्लूसिव चैप्टर होनी चाहिए कि यहाँ पे पार्टी का क्या राइट है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पे कंटेन होना चाहिए, जिससे कि पता चले। यानी कि 2 तरीके के जो पार्टी होते हैं, आप लोग मेजरली अगर देखते हो कि इंडस्ट्री में जो है ना आपके 2 तरीके के, एक फॉर में एक अगेंस्ट में। कहने का मतलब है कि एक पार्टी जो है आपका यहाँ पे ओनरशिप है और एक पार्टी जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी के राइट बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए, जितने भी वर्कर्स हैं उनके भी हक वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ओनरशिप का भी हक वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने एम्प्लॉयर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। साथ ही यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल रखा गया है जिसके ऊपर आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन चलती है, तो वो सारी चीज़ों को भी अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करना है। जो डेफिनेशन है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है ना कि इस एप्लीकेशन में कहा जा रहा है कि कुछ ईज़ लाने की ज़रूरत है, जैसे कि एक एप्रोप्रिएट आपका गवर्नमेंट है, तो इसको आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफाइन करना है। ओके, साथ ही जो डोमेस्टिक सर्विसेज है उसको भी यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री में इंक्लूड करना है। इन एप्रोप्रिएट आर्टिफिशियल डिफरेंशिएशन है, यानी कि कुछ आप लोग स्पेसिफाइड टर्म्स में देखोगे, जैसे एम्प्लॉय है, वर्कर है, तो हर एक जगह एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर होते हैं, या फिर वर्कर जो होते हैं वो एम्प्लॉयर होते हैं, कि नहीं। ये आपका वाइस वर्सा है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पहले के जो रिपोर्ट में इस तरीके का डिफरेंशिएशन देखने को मिला था, और इस तरीके के डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना कि आपका कन्फ्यूज़न निकल कर आता है। फिर एक यूनिफॉर्म वर्ड की ज़रूरत है जो कि हम लोग हर जगह यूज़ करें, या तो हर जगह वर्कर ही यूज़ करें या तो हर जगह एम्प्लॉय ही यूज़ करें। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कुछ दूसरे स्टेक होल्डर्स भी है, जैसे कि स्कीम के वर्कर्स है, या फिर गीग वर्कर्स है, या फिर सारे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज्ड या फिर इनफॉर्मल सेक्टर्स में इंगेज्ड है, तो उनको भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि उनके लिए भी एक यूनिफाइड डेफिनेशन होना चाहिए वर्कर और आपका एम्प्लॉयर का। तो यहाँ पे स्कीम वर्कर्स है जो कि स्कीम के तहत काम करते हैं, गिग वर्कर्स है जो कि आप लोग देखते हो कि उनका जो है ना कुछ सीज़न में वो काम करते हैं, या तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम होता है। तो इस तरीके के भी वर्कर्स हैं, और सारे वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, कहने का मतलब है
कि वो सारे वर्कर्स हैं जिनका फिक्स टाइम नहीं है काम करने का, फिक्स यहाँ पे उनका वेजेस नहीं है, तो उन सबको भी यहाँ पे एक ही वर्ड में आपका इंक्लूड करना चाहिए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो, यानी कि यहाँ पे ज़रूरत है कि एक फ़िक्स टर्म हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज काम नहीं है तो उनको हटा दिए, कल काम है तो उनको रख लिए, नहीं, उनके लिए एकदम फिक्स टेन्योर होना चाहिए कि 6 महीने, 6 साल या 6 सदी के लिए, कितने दिन के लिए उनको जो है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर काम रखा जा रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे एक अलग से चैप्टर होना चाहिए जो कि अलग से यहाँ पे बताया जाए बहुत सारी प्रोविजंस, जैसे कि उनके लिए एक यहाँ पे ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है तो वो एक अलग से जो है अपनी फीडबैक दे सके, अपने बातों को रख सके, इस तरीके का भी मैकेनिज्म होना चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी हो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि टाइम पीरियड में, यानी कि 3 सालों में जो है ना, यहाँ पे आपका मैक्सिमम इसको जो है रिड्यूस करना चाहिए, कितना, तो 6 मंथ का ये प्रिस्क्राइब टाइम आपका दिया गया है इस तरीके का कमेटी बनाने का। तो यहाँ पे क्या हो कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए विमेन का, और फर्दर यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस भी रखा जाना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका ट्रेड यूनियन रखा गया है। इट मीन्स कि जो वर्कर है उनको यहाँ पे ट्रेड यूनियन का भी सपोर्ट देना चाहिए, और ये कैसे हो, सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो, यानी कि ट्रेड में यहाँ पे आपका जो है जितने भी कंट्रीज़ यहाँ पे इंक्लूड है तो सबको यहाँ पे ट्रेड में एक अच्छा खासा जो है पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। एक सेकेंड, ये जो कहा जा रहा है ना इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज़ में जो व्यापार वगैरह होता है, जितना भी आपका जो सामान बनता है उसके बाद उसका जो व्यापार होता है, उसको भी यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियन, यानी कि सारे वर्कर्स को यहाँ पे ट्रेड यूनियन के साथ जो है उनको जोड़ना है, उनको यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए, और वो भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू। कहने का मतलब है कि एक वोटिंग होगा, उसमें सीक्रेट बैलेट का एक प्रोसेस होगा, उसी के थ्रू वोटिंग करेंगे, तो वो सारे वर्कर्स को भी यहाँ पे ट्रेड यूनियन के थ्रू जो है उनको जोड़ना है। साथ ही स्ट्राइक की अगर बात करें तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि नोटिस की रिक्वायरमेंट है कि जो यहाँ पे आपका स्ट्राइक में जाएगा वो यहाँ पे सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी ही सर्विस के लिए होगी, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आपका पब्लिक ट्रांसक्विलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, डिस्टर्बेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर का ब्रीच हो रहा है, हनन हो रहा है, तो उसके लिए स्ट्राइक करना है। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह है हमारे कंट्रीज़ में, महाराष्ट्र की भी बहुत सारी आपको ऐसी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी, लातूर वगैरह, आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ पे कई महीनों तक पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो पानी अगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल है, जल ही जीवन है, तो यहाँ पे सिर्फ पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए ही स्ट्राइक कर सकते हैं। ले ऑफ की बात करें तो जहाँ पे आपका इस्टेब्लिशमेंट का क्लोज़र है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो हो रही है उसकी यहाँ पे क्लोज़र क्यों हो रही है, क्योंकि नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो जो यहाँ पे वर्कर्स की जिनकी पेमेंट है उसको यहाँ पे पेमेंट आपका, जिनके भी वर्कर्स के यहाँ पे जो वेजेस है ना उनको पेमेंट कर देना है, और ये आपका जो है ना एक्सटेंड कितना है, तो बियॉन्ड 45 डेज आफ्टर द म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है, अगर किसी भी तरीके का नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, किसी भी तरीके का आपका डिजास्टर्स आ गया, तो जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके वेजेस को यहाँ पे पेमेंट कर देना चाहिए, और कम से कम यहाँ पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है उनके बीच में एक अच्छा खासा जो है एग्रीमेंट करके जो है इनको 45 डेज से ज़्यादा जो है बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, 45 डेज के तहत जो है इनको अपना वेजेस मिल जाना चाहिए। रीस्किलिंग फंड भी है, ये फीस जो है ना वो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर को, और प्रोसीजर होगा जिसमें कि स्किल अपग्रेडेशन का या फिर स्किल ट्रेनिंग का काम किया जाएगा, जिससे कि वर्कर्स को यहाँ पे जो है ना और बेटर तरीके से वो और अच्छा काम कर सके। हर एक चीज़ का स्किल रहेगा तो बेटर के वर्कर्स के पास जो है एक ज़्यादा अच्छा चांसेस होगा कि वो वहाँ पे काम कर सकेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 की, तो कुछ सैलेंट फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें रखा गया है। तो ये सारी हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या की रिकमेंडेशन क्या दिया गया है रिपोर्ट के द्वारा कि इस कोड में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि इस कोड में है क्या, इसमें फीचर्स क्या क्या रखा गया है। तो डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि वर्कर्स का है, इंडस्ट्री का है, स्ट्राइक का है, जिसको कि यहाँ पे अमेंड किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट आपके कोड में, डिफरेंट आपके कानून में जो है ना वर्कर्स का डेफिनेशन अलग अलग है, स्ट्राइक का डेफिनेशन अलग अलग है, तो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होना चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना निकल कर आए। साथ ही एक अलग से डेफिनेशन देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉय किसे कहते हैं और वर्कर्स किसे कहते हैं, इसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कोई भी वर्कर्स जैसे कहीं पे भी काम करते हो तो उनके लिए फिक्स टर्म होना चाहिए। अगर वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं तो फिक्स टेन्योर होता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, जब काम होता है तब उनको हायर कर लिया जाता है, अदरवाइज उनको फिर फायर कर दिया जाता है, इट मीन्स कि हटा दिया जाता है, तो वो फंडा नहीं चलेगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए।
ट्रेड यूनियन की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा नेगोशिएटिंग यूनियन, जिसमें कि 75% या फिर इससे ज़्यादा वर्कर्स को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। अगर इसमें कमी दिखा, यानी कि यहाँ पे 75% जो वर्कर की सपोर्ट चाहिए, अगर इसमें कमी दिखा तो ये जो नेगोशिएटिंग काउंसिल है ना, ये फिर से बनाया जाएगा और वो फिर यहाँ पे देखेंगे कि कितने वर्कर्स जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो रीजंस यहाँ पे जाना जाएगा। जो डिस्प्यूट है, यानी कि जितने भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जो डिस्प्यूट है उसको भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंदर जो है, इसी के अंदर जुरिस्डिक्शंस में रखा जाएगा कि अगर कोई भी व्यापार हो रहा है उसमें अगर किसी भी तरीके का आपका विपत्ति निकल कर आ रहा है, कोई भी डिस्प्यूट निकल कर आ रहा है, तो उसको यहाँ पे क्या करना है कि ट्रिब्यूनल में जो है इसमें आपकी सुनवाई भी होगी। एक ट्रेड यूनियन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि या फिर फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इसको सेंट्रल और स्टेट ट्रेड यूनियन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और सेंटर में अगर तो ये ट्रेड यूनियन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, स्टेट की ये ट्रेड यूनियन है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल बॉडीज़ होते हैं, तो उसको हटाकर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को यहाँ पे आपका एडजस्ट किया जाएगा और इसी में जितनी भी बॉडीज़ है उनकी एडजुडिकेटिंग होगी, यानी कि उसी के फैसले, यानी कि जितने भी बॉडीज़ यहाँ पे आपके इंक्लूड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, ट्रेड डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उसकी जो भी यहाँ पे सुनवाई करनी है, फैसला देना है, तो सारा चीज़ें इसी ट्रिब्यूनल में होगा। नोटिस पीरियड की बात करें तो नोटिस पीरियड की ज़रूरत है कि 14 डेज़ में जो है ये आ जाना चाहिए, वो भी स्ट्राइक्स के लिए, लेआउट के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए जो आपका नोटिस पीरियड है वो 14 डेज़ के लिए होना चाहिए। थ्रेशोल्ड जो वर्कर्स के लिए है रिट्रेंचमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि फैक्ट्री में, प्लांट में या फिर माइंस में इसको इस्टेब्लिश करना होगा और इसमें 100 डेज़ में रिटेन करना है। बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया जाएगा कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड को जो है ना ये 100 से आपका बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। रीस्किलिंग फंड की जो यहाँ पे बात की जा रही है तो ये है क्या, यहाँ पे ट्रेनिंग देना है, यानी कि जितने भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड है ना, उनको यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेनिंग देना है जिससे कि वो एक स्किलिंग वाली जो वर्क है वो यहाँ पे कर सके। तो ये सारी बातें रखी गई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोड में, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब कि जितना भी मैं इसको स्टार मार्क लगा लूँ उतना कम है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार कहूँ या फिर देखते हैं बहुत सदी के बाद ऐसा कभी टाइम आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पे ऑयल की जो प्राइसेस है वो नेगेटिव में चले गए। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूएस के जो ऑयल मार्केट है वो यहाँ पे एक हिस्ट्री देखने को मिला 22 अप्रैल 2020 में, जब यहाँ पे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो प्राइस है, यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो क्रूड का यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे माइनस में चला गया, $40 अ बैरल यहाँ पे नेगेटिव में चला गया न्यूयॉर्क में, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट है। आज तक ऐसा नहीं बोला गया है कि इतना क्रूड ऑयल प्राइस जो है इतना ज़्यादा कम हो गया। तो कैसे जो है ये ग्लोबल ऑयल प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, पहले ये समझिए, क्योंकि ये समझिएगा कि कैसे ऑयल प्राइस को डिटरमाइन किया जा रहा है, तभी तो ये समझ में आएगा कि आज के डेट में इतना नेगेटिव में कैसे चला गया। तो सबसे पहली बात है कि क्रूड ऑयल प्राइस, यानी कि कच्चा तेल। क्रूड ऑयल कहने का मतलब है कि कच्चा तेल होता है, इसी को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग इससे पेट्रोलियम निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, बहुत सारे केरोसिन वगैरह और भी चीज़ें हम लोग जो है इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसको क्रूड ऑयल कच्चा तेल कहा जाता है। ये आप लोग देखोगे कि किसी भी और कमोडिटी जो कि डिटरमाइन किया जा रहा है ग्लोबल सप्लाई और डिमांड, इट मीन्स कि अगर ये डिमांड है हमारे तरफ से, अगर इतना डिमांड किया जाता है तभी तो वेस्ट एशिया या फिर कोई और भी कंट्री जो है वो यहाँ पे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है। सिंपल सा बात है, डिमांड रहेगा नहीं तो मार्केट में वो चीज़ें आएगी नहीं, सप्लाई नहीं बनेगा। इट मीन्स कि अगर आप लोग यहाँ पे मेरे लेसन्स देख रहे हो तो आप लोग का डिमांड है, तभी मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे लेसन्स जो है रिकॉर्ड करके आप लोग तक सप्लाई कर पा रही हो। तो ये भी एक तरीके का इकॉनमी है जिसमें कि डिमांड और सप्लाई का फंडा है। अगर आप लोग मेरे लेसन देखना बंद कर दोगे, एक भी बच्चे यहाँ पे लेसन नहीं देखेंगे, तो मैं सप्लाई क्यों करूँगी, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक्स की ग्रो होना, ये एक तरीके का इंजन है जहाँ पे आपका ऑयल का जो डिमांड है ना वो जनरेट होता है इन जनरल, और स्पेशली जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स और मटेरियल जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक होता है। दूसरे ही तरफ आप देखोगे जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है वो यहाँ पे बहुत तरीके के सेलेक्टेड कंट्रीज़ के ही द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, जो कि ओपेक के यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ होते हैं। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ भी है, इसी के मेंबर कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे मेनली एक्सपोर्ट करते हैं जितने भी क्रूड ऑयल का यहाँ पे लेखा जोखा होता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ओपेक है, यानी कि इसको लीड किया जाता है सऊदी अरेबिया के द्वारा, तो वो यहाँ पे काम करते हैं एज ए कार्टेल और फिक्स प्राइस करते हैं फेवरेबल बैंड के, यानी कि जितना भी वो जो यहाँ पे आपका ऑयल निकलता है और जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसी के लिए जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं कि प्राइसेस फिक्स करते हैं। इससे क्या होता है ना कि वो प्राइसेस को कम भी करते हैं, तो अगर कम कर ऑयल प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो यानी कि प्राइसेस की दाम जो है वो घट रही है, और अगर यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है तो प्राइसेस की दाम बढ़ रही है। सेम होता है जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि एक बार लास्ट ईयर क्या हुआ था कि
ओनियन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 200 रुपीज़ पर केजी तक भी पहुंच गई थी। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मानसून अच्छा नहीं आया था, रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गए थे, या फिर किसी किसी जगह तो रेनफॉल भी नहीं हुए थे। उसकी वजह से जो प्याज की जो पैदावार थी ना वो बहुत घट गई थी। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया, तो हम लोग क्या देखें कि प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो गया था। 160 रुपया पर रुपीज़ पर केजी दिया जा रहा था, 120 रुपीज़ पर केजी दिया जा रहा था, 200 रुपीज़ पर केजी भी दिया जा रहा था। वही ये प्रॉब्लम यही देखने को मिला कि प्रोडक्शन घटा, प्राइस बढ़ा, और वैसे ही प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो प्राइस जो है धीरे धीरे घटने लगा। ये सेम फंडा आपके सारे कमोडिटीज़ में चलता है। ये मार्केट की जो है बेसिक आपको चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए। रिसेंट पास्ट में क्या हुआ कि ओपेक जो है, यानी कि जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे दूसरे 10 कंट्रीज़ के साथ काम कर रहे थे, और इस 10 कंट्रीज़ में जो है रशिया भी है। तो ओपेक प्लस इसको कहा जा रहा है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल प्राइस को और सप्लाई को वो फिक्स करते हैं। यानी कि ओपेक में जितने भी मेंबर हैं, उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि 10 और कंट्रीज़ है जो कि मिलकर यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसको ओपेक प्लस कहा गया, और इनके द्वारा ये फिक्स किया जाता था कि क्रूड ऑयल की प्राइस क्या होने वाली है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जो ऑयल प्राइस की स्टेबिलिटी है और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे ऑपरेशन है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है कि प्रिडिक्ट करना, यानी कि ग्लोबल डिमांड कितना है ऑयल का। डिमांड अगर ज़्यादा है तो प्राइस जो है ना उसी के हिसाब से यहाँ पे सेट किया जाता है। दूसरा जो यहाँ पे आपका फंडा है वो ये है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की एबिलिटी कितना है कि वो यहाँ पे ऑयल को प्रोड्यूस कर सकते हैं और सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ में जो है ऑयल की प्राइस यहाँ पे आपकी फिक्स होती है। ऑयल की प्राइस फिक्स किससे होती है? तो पहली चीज़ है कि डिमांड, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिमांड कितना है, और दूसरा कि जो यहाँ पे कंट्री प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनकी कैपेसिटी कितना है प्रोडक्शन करने का, और प्रोडक्शन करके वो सप्लाई को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पूरे चीज़ों पर जो है आपका ऑयल का प्राइस डिपेंड होता है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे अब हम लोग ओपेक के बारे में थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपेक स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1960 में बनाया गया था। ओपेक में अगर हम लोग देखें तो 13 मेंबर है, इसमें ईरान, इराक, वेनेजुएला भी है। ये सारी कंट्रीज़ आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। ओपेक मेंबर की बात करें तो 82% जो टोटल वर्ल्ड प्रूव्ड यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स है उसको ये कंट्रोल करती है। 2008 में अगर बात करें तो ओपेक मेंबर्स जो है इसमें 41% टोटल वर्ल्ड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है। ओपेक और नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जैसे कि 10 अदर कंट्रीज़ है। 10 अदर कंट्रीज़ में कौन कौन थे? तो रशिया भी है, कजाकिस्तान है और मैक्सिको है, जो कि ओपेक के मेंबर नहीं है लेकिन ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था। एग्रीमेंट 2016 में लेकर आया गया था जिससे कि जो प्रोडक्शन है उसको कट कर, यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको कट किया गया था। क्यों? क्योंकि प्राइस की स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा घट जाता है। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है? ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि वेस्ट एशिया में आप लोग देखोगे कि क्या क्या आपका प्रॉब्लम हुआ था। ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया, ठीक है, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। इससे क्या हुआ ना कि हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं ऑयल, वो ये टॉप 3 कंट्रीज़ है जिससे कि हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया में आपको ड्रोन अटैक देखने को मिला था, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है उसी में ड्रोन अटैक हो गया था। ईरान के साथ अलग ही लेवल पे जो आपका टेंशन चल रहा था, यूएस ईरान जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसके कारण यूएस ने ईरान के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा सेंक्शन लगा दिए थे। ऊपर से इंडिया को भी ट्रेड कर रहे थे कि आप जो है ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दीजिए। तो हमारा ये देखने को मिला कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरीके का जब अटैक हुआ, ऑयल फैक्ट्री में अटैक हो गई थी, सऊदी अरेबिया में ड्रोन अटैक हुआ था, ईरान में इस तरीके का आपका जो है ईरान यूएस का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, इससे जो प्राइस की वोलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गई तो सीधे जो है प्राइस यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? इससे प्रॉब्लम जो है सरकार को तो होती ही है, साथ ही साथ जो है ना हमारी जब आप ग्राउंड लेवल पर आके देखोगे तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे प्रॉब्लम किसको हो रहा है? तो आम जनता को हो रहा है। सरकार को तो एक टाइम के लिए प्रॉब्लम होता है लेकिन आम जनता को हर टाइम प्रॉब्लम होता है। आज की डेट में हमारे जो क्रूड ऑयल की यहाँ पे प्राइस है वो आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी आपने फील किया कि जब आप लोग जो है पेट्रोल या डीजल आपने फील कराने गया होगा तो आपको ऐसा कभी भी फील हुआ कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो कम होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि यहाँ पे क्रूड ऑयल की दाम जो है वो नेगेटिव में जा रही है। नेगेटिव में जा रही है भैया, तो हमारे लिए भी तो नेगेटिव में होनी चाहिए ना। नेगेटिव में नहीं हो सकती लेकिन हमारे लिए भी तो कम हो सकती है ना। कम
कम नहीं होती है। हम लोग आज के भी डेट में जो है 75 रुपीज़ 80 रुपीज़ पर लीटर जो है वो पेट्रोल खरीद रहे हैं कि नहीं? आप लोग भी बताइए, आप लोग भी खरीद रहे होंगे, बाइक हो या फिर आप लोग के पास 4 व्हीलर हो। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो सरकार क्या करती है ना कि जब प्राइस बढ़ती है क्रूड ऑयल का ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो वो हमारे जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ा देती है। लेकिन जब एक्चुअली प्राइस घटती है ना, तो हमारे लिए प्राइस नहीं घटती। प्राइस घटेगी कितना, कुछ पैसे प्राइस घटेगी, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आम जनता की तो जेब वैसे भी खाली हो रही है कि नहीं? तो उस समय जो है ना बहुत ज़्यादा सरकार के पास रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि मेनली जो है प्राइस स्टेबलाइज होना चाहिए। सिर्फ हम ही लोग को प्रॉब्लम नहीं होती, इंडिया जैसे कंट्री को ही प्रॉब्लम नहीं होती, डेवलप्ड कंट्री को भी प्रॉब्लम होती है इस तरीके के ऑयल प्राइस के वॉलेटिलिटी से। तो यहाँ पे कहा गया है ना कि इस ग्रुप को, जहाँ पे आपके 10 जो है नॉन ओपेक मेंबर भी जब जुड़े थे, तो इसको ओपेक प्लस भी कहा जा रहा था और वीना ग्रुप भी कहा जा रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वीना ग्रुप किसे कहा जा रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आइए मैप में भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे ओपेक की कंट्री है, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो 13 यहाँ पे कंट्री आपकी किसकी, ओपेक की है, और 10 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉन ओपेक की कंट्री यहाँ पे मिलके क्या बना है नया, तो इसको बोलते हैं ओपेक प्लस, और दूसरा नाम क्या है, वो है आपका वीना ग्रुप। ओके, तो दोनों तरीके से, हर तरीके से याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी किसी भी तरीके से आपके साथ खेल सकती है। सो पहले वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे पहले है इराक, फिर है ईरान, कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया। तो 6 कंट्री आपको वेस्ट एशिया की देखने को मिल गई। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखें तो लीबिया, अल्जीरिया, देन यहाँ पे नाइजीरिया, गैबॉन एंड अंगोला। तो 5 कंट्रीज़ आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वेनेजुला और इक्वाडोर है। तो ये 13 कंट्रीज़ जो है ओपेक की है। इसी के साथ अगर हम लोग ओपेक प्लस की बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर यहाँ पे आपके हैं। तो ओपेक में तो देख लिए हम लोग, यहाँ पे वेनेजुला, इक्वाडोर, अल्जीरिया, गैबॉन, अंगोला, ये कंट्रीज़ है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका लीबिया भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 6 कंट्री यहाँ पे थी। कौन कौन सी नहीं है यहाँ पे कंट्री आपकी नॉन ओपेक की, जो जिसको हम लोग यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा ऐड किए। तो एक तो मैक्सिको आप लोग देख लीजिए, सेकंड यहाँ पे है रशिया, थर्ड है यहाँ पे कजाकिस्तान, फोर्थ है अजरबैजान, फिफ्थ है सूडान, सिक्स्थ है यहाँ पे साउथ सूडान, और सेवन्थ है यहाँ पे ब्रुनई, एंड 8 है यहाँ पे मलेशिया। और उसके बाद आप लोग 9 देख सकते हो कि ओमन है, और 10 यहाँ पे आपका जो है बहरीन है। ओके, तो इस तरीके से 10 कंट्रीज़ भी है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपकी बन जाती है। तब आते हैं हम लोग आर्टिकल पे। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे जो ऑयल प्राइस है ना, ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग देखिए कि 2 चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, सप्लाई साइड में और डिमांड साइड में। सप्लाई फैक्टर्स में क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ओपेक एग्रीमेंट में ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने में क्या हुआ कि रशिया जो कि यहाँ पे नॉन मेंबर है, नॉन ओपेक मेंबर है, और सऊदी अरेबिया जो कि यहाँ पे ओपेक मेंबर है, ये दोनों के पास जो है ना प्रोडक्शन ऑयल का बहुत ज़्यादा हो गया। जब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है तो मार्केट में उसकी प्राइस डाउन होने लगती है। तो ये फर्स्ट रीज़न है। डिमांड फैक्टर्स में आप देखोगे कि कोविड-19 के कारण जो है पूरा ग्लोबल जो है वो लॉकडाउन हो गया। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह हम लोग को लॉकडाउन देखने को मिला। लॉकडाउन है तो भैया सब घर पे बैठे हैं, किसी को तो ड्राइव करनी नहीं, राइड करनी नहीं, बाहर जाना नहीं, तो फिर किस नाम का जो है पेट्रोल खरीदना और डीजल खरीदना। तो इसलिए क्या हुआ ना कि डिमांड बिल्कुल से डिक्रीज़ हो गई, और यहाँ पे ऑयल प्राइस जो है वो भी डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड में मिसमैच देखने को मिला, जिसके कारण जो है यहाँ पे आपकी नेगेटिव में चली गई प्राइस। जो कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा था ऑयल का, इसमें आपको ह्यूज डिमांड देखने को मिला, और इससे एक सिचुएशन भी निकल कर आई, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है स्टोरेज की यहाँ पे प्रॉब्लम निकल कर आई। आप लोग को इंडिया के बारे में भी पता होगा कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। यूएसए और चाइना में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा खासा जो है स्टोरेज कैपेसिटी है। इवन ऑस्ट्रेलिया भी जो बहुत छोटी सी कंट्री है, लेकिन उनके पास जो है इस तरीके का क्रूड ऑयल की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। तो ये चीज़ें बताई जा रही थी, और प्रॉब्लम किस चीज़ से आ गई ना कि एक नए तरीके का देखने को मिला। हर समय क्या होता था कि ऑयल को परचेज़ करने का प्रॉब्लम होता था, या फिर ऑयल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, घट जाती थी। लेकिन इस बार एक नया तरीके का प्रॉब्लम निकल कर आया कि ऑयल की प्राइस इतना ज़्यादा कम हो गई है कि लोगों के पास कंट्री में इस तरीके का स्टोर करने का प्रॉब्लम था, स्टोर नहीं कर पा रहे थे लोग। तो इसी के साथ क्या हुआ कि हिस्टोरिकल इवेंट जो है ना, एक तरीके में आपको अलग तरीके का देखने को मिला। जो प्राइस में कमी देखने को मिली, इससे क्या हुआ कि जो मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायरी हो गया, वो भी यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल के साथ ही यहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड जो था ना मंथ के लिए और मे कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी आपका एक्सपायर हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो है एक्सपायर कब हुआ था, 23 अप्रैल 2020 को। इन्वेस्टर्स जो थे वो भी यहाँ पे मे कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके रखे थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि ऑयल को डिलीवर करे और स्टोरेज कॉस्ट जो है यहाँ पे और ज़्यादा इनकर हो।
ऑयल प्रोड्यूसर्स के अगर अब दूसरी तरफ देखें तो वो ये चाहते थे कि ऑयल जो है ना अनबिलीवेबली यहाँ पे लो प्राइस में जा चुका है, इंस्टेड ऑफ चूजिंग द अदर ऑप्शन, यानी कि प्रोडक्शन को सेट करने के, प्रोडक्शन को रोकने के अलावा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑयल प्राइस जो है बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना कि इसको रीस्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर होगा, जब अगर इसकी मार्जिनल लॉस अगर हम लोग मई सेल में देखें, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया, खरीद नहीं पा रहे थे कंट्रीज़, खरीद भी पा रहे थे तो उनके यहाँ जितना स्टोरेज कैपेसिटी होगा उतना ही तो वो खरीद पाएंगे, हम इंडियंस भी उतना ही खरीद पाए जितना हमारे यहाँ जो है स्टोरेज कैपेसिटी थी। उसके अलावा क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन यहाँ पे होने लगा, और यही चीज़ कहा जा रहा है कि जब लॉकडाउन के बाद इसको फिर से प्रोडक्शन किया जाएगा ना, तो प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। तो एक बार फिर से रीस्टार्ट करने में क्या होता है कि कॉस्ट लग जाता है, तो कॉस्टलियर होगा उस समय, और ये जो लॉस अभी देखने को मिल रहा है मई मंथ में, ये भरपाई जो है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली क्या है दोनों के लिए, यानी कि जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के होल्डर्स थे और जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थे, उन सब के लिए यहाँ पे क्या होना कि लेस कॉस्टली है कि उनको यहाँ पे कम से कम जो है 40 बैरल यानी कि $40 ए बैरल जो है वो यहाँ पे इनको पे करना ही होगा। और ऑयल इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट और स्टॉपिंग यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, यानी कि इसको स्टोर करने के अलावा या फिर यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्शन को रोकने के अलावा, क्योंकि प्रोडक्शन रोक देने के बाद क्या होता है कि फिर से जो है इसको प्रोडक्शन स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टलियर होगी। जैसे आप लोग देख सकते हो कि आप लोग अगर डेली पढ़ाई करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नेक्स्ट डे भी आप लोग जो है आराम से पढ़ लेते हो, चाहे जितना ज़्यादा बिजी क्यों ना हो। लेकिन एक बार आपका चेन ब्रेक हो जाए, ये पढ़ने की कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक हो जाए, 2 दिन का गैप भी आप अगर आप पढ़ाई में ले लेते हो ना, तो नेक्स्ट डे आपको बैठ के पढ़ने में जो चीज़ आप पहले 4 घंटे में पूरा कर लेते थे, अब आपको उसी को 6 घंटे या 7 घंटे भी लग जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को रीस्टार्ट करने में और अपने ट्रैक में आने में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और काफ़ी ज़्यादा वो टाइम टेकन होता है। तो यहाँ पे कॉस्टली तो नहीं बोल देंगे, ये टाइम टेकन है हमारे पढ़ाई में, लेकिन यही चीज़ आप लोग समझ सकते हो कि प्रोडक्शन रोकना और उसको फिर से रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओपेक कंट्रीज़ को भरपाई करना पड़ता। तो वो प्रोडक्शन नहीं रोकना चाह रहे थे, कम से कम प्रोडक्शन जो हो रहा है होने दो, लेकिन मिनिमम उन्होंने यहाँ पे चार्जेस रखा कि कम से कम $40 पर बैरल यहाँ पे लोग खरीद ले। अब यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसके बारे में बात क्या होता है। जैसे यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें भी किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी को आप बाई करोगे या फिर बेचोगे, और वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का एक सर्टेन डेट तक फ्यूचर में। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पे प्रोडक्शंस कर रही हूँ इस तरीके के लेक्चर, ये भी तो मेरा एक तरीके का प्रोडक्शन ही हो गया ना, तो मैं लेक्चर यहाँ पे दे रही हूँ आपको, और मैं यहाँ पे कहूँ कि ये जो लेक्चर है ना आपको बस नवंबर 2020 तक ही मिलने वाले हैं। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग जल्दी से नवंबर 2020 से पहले जितनी भी मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ आप इसको देखने का कोशिश करोगे, किसी तरीके से डाउनलोड करके स्टोर करने का कोशिश करोगे, है कि नहीं। इसके बाद आपको लेक्चर यहाँ पे मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी। तो ये क्या हो गया, हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी तो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि मैं हर एक दिन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर ही रही हूँ, आज की जो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ वो आप लोग को प्रोवाइड हो ही रहा है, लेकिन फ्यूचर में मैं नवंबर तक का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, एक सर्टेन डेट तक कर रही हूँ, और क्वालिटी इसी तरीके की रहेगी, और भी ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है लेकिन क्वालिटी घटेगी नहीं, ये मैं यहाँ पे गारंटी करती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ों को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑयल प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल में बताया जा रहा है कि ऑयल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए कि आज के डेट में जो ऑयल का प्राइस है ये तो आपका घट गया है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, नॉर्मल समझ के चलिए कि $90 पर बैरल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगी इस तरीके के यूएस वेस्ट, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये यूएस वेस्ट जो टेक्सास इंटरमीडिएट है इसके साथ मैं इंडिया ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है नवंबर तक यहाँ पे परचेज़ करेंगे, लेकिन एक ही फिक्स रेट में करेंगे, $30 पर बैरल के रेट पे ही करेंगे। तो ये क्या हो गया कि फ्यूचर यहाँ पे जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सेम प्राइस में ही हम लोग इसको खरीदेंगे और वो सेम प्राइस में ही बेचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया की क्रूड प्राइस का प्रोफाइल क्या है, कितना हमारे पास कैपेसिटी है, क्या है नहीं है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स आप लोग को डिटेल में पता चलेगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम लोग ऑयल के, 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी के है, और नेट एक्सपोर्टर है हम लोग रिफाइंड प्रोडक्ट के। ग्रोथ रेट अगर इंडिया की यहाँ पे ऑयल कंजप्शंस का देखें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020 के मिड में जो है हम लोग चाइना को भी यहाँ पे पीछे छोड़ देंगे, और इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो यहाँ पे डबल होने वाली है 2040 तक। इंडिया की अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है हम लोग क्रूड ऑयल में, एलएनजी इंपोर्ट में, और ग्रेटर आप देखोगे 80% से ज़्यादा जो है हम लोग डिमांड यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं, और ये डिपेंडेंट है हम लोग क्रूड ऑयल में। 45% नेचुरल गैस में या फिर एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आप लोग कह सकते हो। 70% जो इंडिया की इंपोर्ट एनर्जी है वो हम लोग वेस्ट एशिया से कंप्लीट करते हैं, और जो गल्फ काउंसिल कंट्रीज़ है वो यहाँ पे 34% जो है इंडिया की ऑयल इंपोर्ट को पूरा करती है।
जो टॉप 5 क्रूड ऑयल है जो कि एक्सपोर्टर है, इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले इराक है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, नाइजीरिया है, यूएई है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 जो है आपकी वेस्ट एशिया की कंट्री है और एक आप लोग को जो है अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेगा। क्रूड प्राइसिंग मैकेनिज्म अगर हम लोग इंडिया में देखें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एपीएम है यानी कि एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो इस्टेब्लिश किया गया था क्रूड ऑयल के प्राइस के लिए। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म है ना वो एक यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो करती है जिसमें कि वेटेड एवरेज देखा जाता है कि इंटरनेशनल प्राइस क्या है क्रूड ऑयल की और डोमेस्टिक कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन का, जो इसको यूज़ किया जा रहा है और यूज़ किया जाता है इस तरीके के प्राइस को यहाँ पे सेट करने के लिए। ये स्टार्ट हुआ है 2002 से और एपीएम जो है ऑफिशियली डिसमेंटल किया गया था। ये डिसमेंटल जब किया गया था तो जो प्राइस है इंडिजिनस क्रूड का वो यहाँ पे लिंक किया जाता था इंटरनेशनल प्राइस से, जिससे क्या होता था ना कि यहाँ पे डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स के द्वारा इस प्राइस को रिसीव किया जाता था और फिर यहाँ पे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसकी प्राइस है उसी को लिंक किया जाता था। ये जो आपका एपीएम को डिसमेंटल किया गया तो पेट्रोल और जो यहाँ पे डीजल प्राइस है ना वो फाइनली डीरेगुलेट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी 2010 में 2014 में। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ भी जो है एपीएम है और एपीएम का काम क्या है एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म का, कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है ना उसको यहाँ पे जो है आपका एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो ये क्रूड ऑयल के प्राइस के बारे में और यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में जितनी फैक्ट्स एंड डेटाज है इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइस अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे आपका डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करता है लोकल प्राइस को। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल की जो प्राइस है रिटेल स्टेशन में अगर हम लोग इसको एडिशनल कॉस्ट के साथ कंपेयर करें, जैसे यहाँ पे आप लोग डोमेस्टिक जो आपकी क्रूड ऑयल होती है उसके बाद जब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके के टैक्सेस लगते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज है, टैक्सेस है, साथ ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे लगता है, रिटेलर की मार्जिन है, सब्सिडीज़ भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है ना एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये सारी सब्सिडीज़ आपका प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि कंज्यूमर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जैसे कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो सरकार यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी कंट्रीज़ को इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट फिर जो है ना कंपनीज़ के साथ कंपनसेट भी करते हैं अगर किसी तरीके का उनको लॉस देखने को मिलता है फ्यूल प्रोडक्शंस के बेच कर, वो भी यहाँ पे लोअर रेट में, अगर यहाँ पे लोअर रेट में वो यहाँ पे बेचते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि सरकार जो है कंपनीज़ के साथ कंपनसेट भी करती है और इस लॉसेस को क्या कहा जाता है अंडर रिकवरीज। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि क्रूड ऑयल के बेसिस में यहाँ पे अंडर रिकवरीज का मतलब क्या होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे WTO की पीस क्लॉज के साथ और जितनी भी टॉपिक है उसको हम लोग जल्दी ही कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशंस है तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।